नमस्कार, भारत 24 पर दहाड़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। लगता है कि आम आदमी पार्टी मुफ्त की योजनाओं का कोई रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। केजरीवाल ने दिल्ली में फ्री की बारिश कर दी है। बात यहीं तक सीमित नहीं है। केजरीवाल हर वो दांव आजमा रहे हैं जो उन पर वोटों की बारिश करवा सकता है। इस बार मंदिर के पुजारियों के लिए योजना का ऐलान किया गया। गुरुद्वारे के ग्रंथियों के लिए भी योजना की घोषणा की गई है। केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी योजना का ऐलान किया, जिसके तहत सरकार बनने पर हर महीने 18 हजार रुपए पुजारियों और ग्रंथियों को देने का वादा है। खुद केजरीवाल योजना के लिए कल से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करने वाले हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर से योजना का रजिस्ट्रेशन केजरीवाल शुरू करेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश है। दिल्ली में हिंदू और सिखों की अच्छी खासी आबादी है। ऐसे में इनके धर्मगुरुओं के लिए योजना लाकर केजरीवाल ने दांव तो चल दिया है, लेकिन दिल्ली के इमाम केजरीवाल से नाराज हैं। आज केजरीवाल के घर के बाहर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया और 17 महीने से बकाया वेतन देने की मांग की। फ्रीबीज पॉलिटिक्स को लेकर विपक्ष केजरीवाल पर हमलावर है। दिल्ली में कई चीजें फ्री हैं भी। महिलाओं के लिए डीटीसी बसों में यात्रा फ्री है, 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, 20,000 लीटर तक पानी भी मुफ्त है। अस्पतालों में इलाज से लेकर स्कूलों में शिक्षा फ्री का वादा। चुनाव नजदीक आते ही केजरीवाल ने महिलाओं को 2100 रुपए बतौर महिला सम्मान देने का वादा किया। बुजुर्गों के इलाज के लिए संजीवनी योजना लाने की बात कही। ऑटो ड्राइवर्स के लिए भी उपहारों की बारिश करने का वादा किया। और अब पुजारियों और ग्रंथियों के लिए योजना का ये बड़ा ऐलान। तो क्या दिल्ली की सत्ता मुफ्त की योजनाओं के जरिए ही हासिल की जा सकती है? क्या देश में फ्री की सौगातें देकर ही देश में चुनाव जीते जा रहे हैं? इन सब के बीच आम आदमी पार्टी और केजरीवाल कहां खड़े हैं? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी की एक झलक। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। आज इस योजना के जरिए हम इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। यह देश में पहली बार हो रहा है। मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा और वहाँ के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके आऊँगा और उसके बाद दिल्ली के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में हमारे एमएलएज, हमारे कैंडिडेट्स, हमारे कार्यकर्ता पुजारियों का और ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन कल से फिर मेरे आरंभ करने के बाद पूरे दिल्ली के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा। देखो, जिस पार्टी ने और जिस नेता ने एक दशक से ज़्यादा समय तक किसी स्टेट में राज किया हो और आज भी जो है वादों की झड़ी लगा रहा हो और वादों की फुलझड़ी दिखा रहा हो, तो इससे उसके नीयत को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि ये पूरी की पूरी तरह से इनकी कवायद जो है करने में तो ज़ीरो रहे हैं, धरने में हीरो ज़रूर रहे हैं ये। और इसी तरह से जो करने में ज़ीरो हों, धरने में हीरो हों, तो जब चुनाव आता है तो उसके बाद जो है वादों की फुलझड़ी दिखा करके वादों के लालीपाप के ज़रिए जो है वो फिर से एक बार वोटों को पर जो है वो कब्जा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। कितने सारे लोग सुबह उठ के 5 बजे 6 बजे जब मंदिर पहुंचते हैं तो उससे पहले उसमें कोई पुजारी वहां बैठ के दिया जला के बैठता है। वो सब लोग समाज की सेवा कर रहे हैं, तो उनकी सेवा करना सरकार का काम है। केजरीवाल जी ने जो आज अनाउंस किया है उनके लिए अगली सरकार में योजना, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं केजरीवाल जी का उन सब लोगों की तरफ से। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि आप अगर इसके बाद, क्योंकि आप कह रहे हो ना फिर लाएंगे केजरीवाल, इनका लाएंगे मतलब मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर आप मुख्यमंत्री बन भी जाते हो, वैसे तो चुनाव नहीं जीतेंगे, तो फिर भी आप फाइल नहीं साइन कर पाओगे। जो स्कीमों का आप वायदा कर रहे हो ये आप नहीं ला पाओगे। बतौर मुख्यमंत्री ये 1 रुपया भी नहीं बांट पाएंगे किसी को। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप फाइल नहीं साइन कर सकते, आप सरकार की मीटिंग में नहीं जा सकते, तो या तो केजरीवाल इस बात को कहें कि मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा, जो और आम आदमी पार्टी का होगा अगर बनेगा तो वो करेगा, या तो इस बात को स्पष्ट करें। क्योंकि अगर आप मुख्यमंत्री बनोगे तो आप एक स्कीम भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ये हमें यही दुख है कि सारा मुसलमान जिस तरह भर भर के वोट देता है इनको, और कांग्रेस को हमने इनके सामने नकार दिया, लेकिन ये मुसलमानों के साथ जो सौतेला बर्ताव कर रहे हैं, दिल्ली दंगों में आपने देखा, मरकज़ के मामले में आपने देखा, और अब ये ऐसा कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ आप मुस्लिम महलों में चले जाइए, वहाँ भी जो इनका सौतेला सलूक है वो किसी से ढका छुपा नहीं है।
इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हमें इलेक्शन में व्यस्त मत करो। हम इमाम लोग हैं, सियासी लोग नहीं हैं। हमारी सैलरी दे दो, बात खत्म। तो दहाड़ शुरू करने से पहले उन सवालों का रुख कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द ये चर्चा रहने वाली है। सबसे अहम सवाल, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना से क्या आम आदमी पार्टी को हिंदू वोट मिलेंगे? क्या धर्म की राजनीति से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को फायदा होगा? और दिल्ली के इमामों को 17 महीने से सैलरी आखिर क्यों नहीं मिल पा रही है? क्या योजनाओं की बौछार से आम आदमी पार्टी की सत्ता में फिर से वापसी हो पाएगी? और क्या अब राजनीति में मुफ्त की योजनाएं ही काम आएंगी, जैसा राज्य दर राज्य, चुनाव दर चुनाव लगातार देखा जा रहा है? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। धनंजय गिरि जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, देवमोहन जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, शिवम भगत जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और अवधेश कुमार सर, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही रमनीश वत्स जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। देवमोहन जी, पहला सवाल आपसे ही। एक तरफ 17 महीने की सैलरी बाकी है इमामों की, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपने एक और ऐलान कर दिया कि 18,000 रुपए पुजारी ग्रंथी योजना के तहत दिया जाएगा। ये तो वही बात हो गई कि धरती पर घर नहीं, बसने चले हैं चांद पर। कैसे देंगे? सभी लोगों को नमस्कार जी। देखिए, ये तो योजना बहुत अच्छी है, सोच समझ के लाई गई है। पहले जो हमारी 2 योजनाएं आई हैं, उससे बहुत ज्यादा झटका इन पार्टियों को लगा है, तब से बिलबिलाए हुए हैं। और हम चुनाव से पहले ये देख लेते हैं कि भाई हमें क्या क्या चीजें अगले 5 साल में करनी है। जैसे हमने 2013 में वादा किया था कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, 10 सालों में जनता से जुड़े मुद्दों पर हमने काम किया, हमारी सरकार ने काम किया। और आज नतीजा ये है कि दुनिया के पहले ऐसे कोई राजनेता है, अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने ये कहा कि यदि मैंने आपका काम किया है तो आप मुझे वोट दीजिए। रही बात आपने जो कहा है कि कुछ महीने की सैलरी बाकी है इमामों की, 1.5 साल की बाकी, मैं बता देना हाँ। मैं वही बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी चीजें रोकने के लिए, हम पहले कहते आ रहे हैं, बहुत समय से कहते आ रहे हैं कि चीजों को रोकने के लिए हमारे अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो पे रहे मंत्रियों को, नेताओं को अरेस्ट कर करके जेल में डाल दिया गया था। जेल में डालने से कामों में विघ्न जरूर आया है, और ये वो भी जानते हैं कि सारे लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है तो वो करेंगे जरूर। थोड़ा लेट हो जाता है, वो सैलरी भी हम दे देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन दिल्ली की जनता ये समझती है कि अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं वो करके देंगे। यदि महिलाओं के लिए 2100 रुपए सवाल की बीजेपी सम्मान पूछ राशि रही है, वो योजना, तो ठीक है। वो जो इमाम एसोसिएशन के मौलाना साजिद हैं, वो भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को दरकिनार करके हमने वोट दिया मुसलमानों ने, हमें दिल्ली दंगों में आपने किनारे कर दिया, मरकज के मामले में आपने हमको किनारे कर दिया, और अब हमको आप 17 महीने से सैलरी नहीं दे रहे हैं, गुजारा हम कैसे करें? हमें पॉलिटिक्स में मत कीजिए, हमारा पैसा दीजिए। बस ये मांग जो है वो इमाम एसोसिएशन की तरफ से है। पहले मैं अपनी बात तो कंप्लीट कर लेता, बीच में ऐसे इंटरप्ट कर देते हैं आप तो। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, हम यदि ये कह रहे हैं कि 2100 की महिला सम्मान राशि हम महिलाओं को देंगे, हम ये कह रहे हैं कि बुजुर्गों को, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को, प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल, कहीं भी हर तरीके का इलाज मुफ्त है, बिल्कुल, चाहे वो 1 रुपए का हो, चाहे वो 10 करोड़ का हो। देखिए, उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि जितने पुजारी हैं, क्योंकि ये पूरे देश में किसी इनसे भगवान से मिलवाने वाले, सेतु का काम करने वाले जितने हमारे पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, उनके बारे में कभी किसी ने विचार नहीं किया। तो क्या ये विचार ठीक है कि गलत है, आप बताइए। हमने यदि उनके बारे में सोचा है कि हम उन्हें सैलरी देंगे, 18,000 रुपए की सम्मान राशि देंगे, तो हम वो देंगे। और जो चीजें भारतीय जनता पार्टी ने हमारे नेताओं को जेल में डालकर रोकने की कोशिश की है, उसमें जरूर थोड़े दिनों का गैप आ गया, लेकिन ये सैलरी भी उनकी दे दी जाएगी, जो आप कह रहे हैं कि उन लोगों ने। ठीक है। धनंजय जी, 2 आरोप, एक तो कि बीजेपी ही हर काम में अड़चन लगाती है, बीजेपी ही जानबूझकर दखल कर दे रही है, इस वजह से वो सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, एक आरोप उनका ये। दूसरा ये भी बात सही है कि किसने सोचा था कि दिल्ली में बिजली और पानी मुफ्त में देने का जो वादा है वो अमल में लाया जा सकता है? आम आदमी पार्टी ने वादा किया था, वादा वो पूरा कर रही है। देखिए आयुष जी, धूर्त और धार्मिक में अंतर होता है। केजरीवाल धूर्त हैं और धार्मिक नहीं, क्योंकि दोनों ने लगातार धूर्तता की राजनीति की।
और धूर्तता की राजनीति की पराकाष्ठा यह है कि जब राम मंदिर बन रहा था तो उन्होंने नानी के नाम पर तुष्टिकरण की राजनीति की और बाद में तीर्थ यात्रा शुरू करा दी। बापू के स्वराज को शराब में परिवर्तित कर दिया। अन्ना के आंदोलन को पूरे गन्ना की तरह चूस गए। सारी उनकी हरकतें जो आप उठा करके देखिएगा तो सारा फलसफा ये है कि चाहे जो करना पड़े, चाहे जितने झूठ बोलने पड़े, चाहे बच्चों की झूठी कस्में खानी पड़े, चाहे जितने भी फरेब करना पड़े, जितनी भी मक्कारी करनी पड़े, सत्ता और सियासत में उनकी दबदावेदारी बनी रहे। हार की आहट से घबराहट में आए केजरीवाल, लगातार जो कलाबाजियां करते केजरीवाल और लोगों को भरमाने की कोशिश करते केजरीवाल, जब कोर्ट ने कह दिया कि कोई इतना करप्ट कैसे हो सकता है, भाई तुम इस लायक नहीं हो कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाओ, तुम इस लायक नहीं हो कि फाइल साइन करो, तुम इस लायक नहीं हो कि कोई योजना का संचालन करो। ऐसे स्थिति में अब देखें, मौलवी और मस्जिद लाइन में लगे हुए कि हमको तनख्वाह नहीं मिल रही है। जमुना का सफाई करने का 15 में कहा था, 20 में कहा था, 25 में कर रहे हैं। आपने पंजाब में कहा था कि 1000 रुपया महिलाओं को देंगे, आज तक नहीं मिला। 3000 वहां बेरोजगार युवाओं को कहा था, उसको आज तक नहीं मिला। और जिस तरह की घटनाएं केजरीवाल हार की जो आहट से केजरीवाल को जो घबराहट हुई है, ये उसी का नतीजा आप देख रहे हैं। और जो भी आप केजरीवाल जी के वादों की अगर बात करें तो वादा के वीर है केजरीवाल जी की। वादों की अगर आप फहरिस्त देखें, आप दिल्ली जल बोर्ड जो 600 करोड़ के फायदे में था, 72,000 करोड़ के लॉस में। आप बताएं, आपसे पूछा जाता है कि भाई फला योजना का पैसा कहां से दीजिएगा, तो आप कहते हैं मैं जादूगर हूं, मैं जादूगर हूं। तुमने इतने बड़े जादूगर हो कि तुमने दिल्ली को लूट लिया। तुमने दिल्ली को लूट करके जो दिल्ली को गड्ढों के शहर में परिवर्तित कर दिया। धनंजय जी, वो तो कह रहे हैं ना कि आप ही लोग हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। हमने बिजली पानी का वादा किया था, हमने निभाया, ये भी हम निभा देंगे, आप लोग हमें काम करने दीजिए। आयुष जी, शायद आपको पता हो कि बिजली के तार के करंट लगने से 18 नवजात शिशुओं की मृत्यु हो गई। और जो स्कूल का एक्रेडिटेशन जब होता है, नैक ने एक्रेडिटेशन किया, उसमें 28% रिजल्ट बच्चों का गिर गया। एक हॉस्पिटल बनाया हो, एक स्कूल बनाया हो, 3200 करोड़ का सीएजी की रिपोर्ट है, स्कूल में घोटाला चल रहा है, उसकी जांच अलग से चल रही है। दवा के केस में घोटाला चल रहा है, उसकी जांच अलग से चल रही है। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री या तो बेल पर हैं या जेल में हैं। जो जेल और बेल की सरकार चल रही है, ये बूटी और बोतल में बंद करके ये नई राजनीति की जो शुरुआत केजरीवाल ने की थी। अजब रिवाज है आपकी शिक्षा की आड़ और धंधा शराब का। दुनिया के इतिहास में आयुषी पहला जो शिक्षा मंत्री है जो शराब के केस में जेल गया। पैसा दुनिया के इतिहास में आपको कोई ऐसा शिक्षा मंत्री नहीं मिलेगा जो शराब के केस में जेल गया। और ये कोई नई हरियाणा सरकार ने परशुराम महाकुंभ में मौलवियों, पादरियों, लामाओं, जैनों, मंदिरों के पुजारियों को वेतन, आवास, चिकित्सा, उनके बच्चों की शिक्षा, छात्रवृत्ति से लेकर तमाम चीजें हरियाणा सरकार ने शुरू की है। उसकी एक कॉपी कैट है। केजरीवाल का मतलब ही कॉपी कैट होता है। केजरीवाल कहीं से उठाएंगे और कहीं के ईंट कहीं का रोड़ा। केजरीवाल ने सत्ता जोड़ा। केजरीवाल जो सत्ता के शीर्ष पर चले हैं, आप बताइए किसके छोड़ा है केजरीवाल ने? न नन्ना को छोड़ा, मतलब अपने बच्चों को, न अन्ना को छोड़ा, न दिल्ली की जमुना के पानी को छोड़ा, न दिल्ली की जवानी को छोड़ा। केजरीवाल राजनीति का वो काला अध्याय है जो अब समाप्त होने के कगार पर खड़ी है। ठीक है शिवम जी, एक तरफ आप लोगों को इंडिया अलायंस संभालना भी है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हमला भी बोलना है। ये बैलेंस वाली पॉलिटिक्स आखिर हो कैसे रही है, आगे कैसे बढ़ रही है? देखिए, बैलेंस की तो कोई बात ही नहीं है। हम तो पिछले 6 महीने से दिल्ली के लोगों के सवाल और दिल्ली के लोगों की तकलीफों को हाईलाइट कर रहे हैं। हमारी दिल्ली न्याय यात्रा भी निकली। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी से और अरविंद केजरीवाल से कि इनको क्या लगता है कि दिल्ली की जनता बेवकूफ है या दिल्ली की जनता को ये बड़ी आसानी से बेवकूफ बना लेंगे? जैसे कि आपके चैनल ने दिखाया कि ये मौलवियों को पिछले 17 महीने से सैलरी नहीं दे पाए। सबको ही पता है जो आदमी मौलवियों को 17 महीने से सैलरी नहीं दे पाया और जिस आदमी ने मंदिरों के सामने शराब के ठेके खोले, स्कूल्स के सामने शराब के ठेके खोले, वो आदमी पे दिल्ली की जनता कैसे भरोसा कर सकती है? भरोसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि इस आदमी ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। इनके आरोप भी सारे झूठे होते हैं और इनके वायदे भी सारे झूठे होते हैं। इन्होंने बोला कि हम एमसीडी में पावर में लाओ तो हम दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क बना देंगे। लेकिन दिल्ली तो नायग्रा फॉल बन गई। एक बारिश में फ्लाईओवर के पीछे नीचे आप देखें कैसे पानी गिरता है, सड़कें कैसे डूबती हैं, मौतें हो रही हैं लोगों की। तो एमसीडी में ये आके इन्होंने ये कुछ नहीं कर पाए। ये लोग कहते थे कि पंजाब में हमारे को पावर में लाओ तो हम प्रदूषण खत्म कर देंगे।
पंजाब में हमें पावर में लाओ तो हम महिलाओं को 1000 रुपए देंगे। प्रदूषण तो खत्म हुई नहीं, आप देख रहे हैं आज 31 दिसंबर न्यू ईयर होने की तादाद पे हम खड़े हैं और आज भी AQI 300-400 से ऊपर है। बारिश हो जाती है, थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन जैसी बारिश खत्म होती है वापस ऊपर आ जाता है। ये हमने कभी नहीं देखा था दिल्ली में। कैसे कन्वे कैसे कर रहे हैं आप लोग शिवम जी की मुख्य विपक्षी पार्टी होने तक की भूमिका भी कांग्रेस निभा पाएगी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जब आप विरोध की राजनीति करते हैं? कुछ दिन पहले आप लोग चुनाव में साथ थे, 2013 वाली सरकार में भी आप लोगों ने समर्थन दे दिया था, तो ऐसा लगेगा कि दिन भर आप लोग झगड़ते रहते हैं लेकिन शाम की जो चाय है एक साथ ही पीते हैं। कन्वे कैसे करेंगे, कन्विंस कैसे कर रहे हैं जनता को आप? देखिए, हमारी तो पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट भी निकल गई है और जैसी हमारी पहली लिस्ट निकली, आम आदमी पार्टी को डर लगना शुरू हुआ कि हमारे पुराने दिग्गज नेता संदीप दीक्षित जी जैसे, फरहाद सूरी जी जैसे और भी अन्य पुराने हमारे बहुत वरिष्ठ नेता निकल रहे हैं। तो इनको एकदम से इनको एकदम से इन्होंने बेवकूफी वाली बात करनी शुरू कर दी कि बीजेपी और हमारे कांग्रेस पार्टी मिल गई है, तो इनको धक्का तो लगा है। हमने 1 महीने 1.5 महीने की न्याय यात्रा करी है, हम कन्वे तो कर ही रहे हैं, हम पिछले 6 महीने। लेकिन न्याय ये वही है कि आपका राज्य संगठन तो अग्रेसिव है लेकिन राष्ट्रीय नेता उसमें दिख नहीं रहे हैं किसी भी मुद्दे पर। एक मुद्दा बताइए जो दिल्ली की राजनीति से जुड़ा हो, आपके राष्ट्रीय नेता भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे उसी अग्रेशन के साथ उस पर बात रख रहे हो। यही तो मैं कह रहा हूं कि आपका वोटर जो है, आपका जो कार्डर है, वो कन्विंस कैसे होगा कि पूरी पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रही है, सिर्फ दिल्ली संगठन नहीं। देखिए, न्याय यात्रा होती है, न्याय यात्रा में राहुल गांधी को आना था, नहीं आ पाए ना वो, यही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, न्याय यात्रा होती है या कोई भी प्रोग्राम होता है, उसका पूरा का पूरा सहयोग सेंट्रल कमेटी से मिला होता है, आपको AICC से उसका गो हेड मिलता है। अभी तो चुनाव आ रहा है, अभी तो चुनाव अनाउंस भी नहीं हुआ, तो अभी चुनाव आएगा तो आप देखेंगे कि राहुल जी, कांग्रेस का पॉलिटिक्स ऑफ बैलेंस वाला दांव कितना कारगर होगा, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्या ये मान ही लिया जाए कि अब देश में मुफ्त की राजनीति वाला वक्त आ ही गया है, इसमें कंपटीशन है कि कौन ज्यादा बड़े ऐलान कर देगा, कौन ज्यादा राशि का वादा कर देगा? सर, नहीं, केवल ये मुफ्त वाला तो विषय है ये, इसके साथ थोड़ा व्यापक है ये जी। और कांग्रेस पार्टी इस समय बैलेंस की राजनीति कर रही है, मैं भी नहीं मानता हूं। कांग्रेस 2015 के बाद पहली बार अपने स्टैंड माने अपने पैर पर खड़ा होकर लड़ने की कोशिश कर रही है। और कांग्रेस की कोशिश इसलिए स्वाभाविक है कि उनको पता है कि नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह हमने 49 दिनों का, वो तो एक ही दिन का समर्थन दिया, अरविंद केजरीवाल को समर्थन क्या दिया, ये स्थायी आ गए, हमारी पार्टी को ही खा गए, खत्म कर दिया। तो चूंकि 2020 में कांग्रेस ने ठीक से चुनाव नहीं लड़ा, अगर लड़े होते 3 पक्षीय चुनाव होता तो हो सकता था बीजेपी सत्ता में आ जाती। हाँ। कांग्रेस की नीति थी कि बीजेपी किसी ढंग से हारनी चाहिए, कोई भी पार्टी आ जाए। अब वो नीति दिल्ली में या कुछ राज्यों में बदल रही है। सर, जो मैंने कांग्रेस प्रवक्ता से पूछा उसी में मैं जोड़ना सवाल, दिल्ली में कुछ राज्यों में बदल रही है। इकाई कांग्रेस की इसमें उतनी कोशिश करती हुई नजर क्यों नहीं आ रही है जितना राज्य स्तर के नेता, मतलब दिल्ली वाले नेता लगे हुए हैं? नहीं, अजय माकन जी ने ही उनको देशद्रोही कहा है। अजय माकन जी इस समय कांग्रेस के हायरार्की में तीसरे चौथे नंबर पर, राहुल गांधी जी के व्यक्तिगत मित्र हैं, तीसरे चौथे नंबर पर हैं। लेकिन केंद्र की जो वहां अध्यक्ष हैं, बाकी हैं, वो भविष्य के लिए रास्ता बनाए रखना चाहते हैं। जब चुनाव प्रचार होगा तब देखेंगे कि कांग्रेस की राष्ट्रीय नीति क्या रही है। कि कांग्रेस में एक सोच उभरी है कि जहां जहां बीजेपी है वहां तो हम हैं, जहां तीसरी पार्ट आती है हम खत्म हो जाते हैं। दिल्ली में बीजेपी थे तो हम थे, राजस्थान में बीजेपी है तो हम है, मध्य प्रदेश में बीजेपी है तो हम है, गुजरात में हम बीजेपी थे, आम आदमी पार्टी का ही हमारा वोट कम गया। लेकिन इसका जो व्यापक स्तर है वो ये है कि इस समय देश में कई कारणों से हिंदुत्व का एक वातावरण नए सिरे से सतह पर है। और उस सतह के वातावरण के कारण केजरीवाल को ऐसा लग रहा है उनको कि भाई अगर हम हिंदुत्व के ऐसे मुद्दे उठाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी का पुजारी प्रकोष्ठ है जो हर मंदिरों की बैठक करता है, पुजारियों के सम्मेलन करता है, पुजारी लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी मासिक बैठकें हुई हैं। तो इस समय उनको यह लग रहा है कि अगर इस प्रकार की हमने घोषणाएं कर दी, अगर मान लीजिए दिल्ली में मिलाकर के 10,000 भी मंदिर हो गए मोटा मोटी, और एक मंदिर में एक 2-2, 3-3 पुजारी भी हैं, 20, 25, 30 हजार हो गए, उनके परिवार को मिला दीजिए, उनसे जुड़े लोगों को मिला दीजिए, और जो मंदिरों में पुजारियों का प्रभाव होता है वहां आने वाले भक्तों पर, तो ये एक बड़ी ताकत हमारे वोट में जुड़ सकती है।
इस समय उनको पता है कि जब कांग्रेस यहां चुनाव लड़ रही है तो जो मुस्लिम वोट इन ब्लॉक हमको मिलता था, क्योंकि इस समय राष्ट्रीय प्रवृत्ति यह है कि मुसलमान भाजपा के विरुद्ध मतदान करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर वो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। तेलंगाना चुनाव से देखा गया लगातार, तो कांग्रेस को समर्थन करें। कांग्रेस अगर यहां ठीक से चुनाव लड़ रही है तो मुसलमानों का वोट कांग्रेस को जा सकता है, तो उसमें यह दांव हमारे लिए खेलना बहुत आवश्यक है। पहले उन्होंने तीर्थ यात्राएं किया, तीर्थ यात्रा की कमेटी बनाई है, कराते भी हैं, पहले भी उन्होंने किया है। और जब वो जेल से निकल के आए थे तो INDIA के बाकी नेताओं से अलग उन्होंने वंदे मातरम और भारत माता की जय का भी नारा लगाया था, जो INDIA के बाकी नेता नहीं लगाते हैं। तो केजरीवाल जी को मालूम है कि बीजेपी यहां बड़ी शक्ति है, कांग्रेस अगर वोट काट देगी, बीजेपी के हिंदुत्व को अगर हमने थोड़ा धक्का दिया, पुजारियों को मिला लिया, तो एक बड़ा वोट बैंक आ जाएगा। ये उनकी इस समय की पॉलिसी है। लेकिन समस्या यह है कि दिल्ली का बजट 76,000 करोड़ रुपए का है, 58,000 करोड़ का मोटा मोटी यहां के राजस्व संग्रह की बात हो रही है। तो अगर दिल्ली में यह हालत है कि 58,000 का कर राजस्व संग्रह है, सरकार 12,000 करोड़ रुपया क्षतिपूर्ति देती है, जो बंद कर दिया है कि अब आप अपने पैरों पर खड़ा होइए, तो इतने पैसे 18,000 रुपये प्रति महीने आएंगे कहां से? जहां तक इमामों की बात है जी, तो मुझे संदेह है कि केजरीवाल जी जानबूझकर वेतन रोककर इसको इशू बनाना चाहते हैं पुजारियों के अंदर कि हम तो इमामों का वेतन ही लंबे समय से नहीं दे रहे हैं, देखो वो तो सड़कों पर हैं। तो संभव है केजरीवाल जी जिस प्रकार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इमामों को सड़क पर ला करके और ये मैसेज देने के कि हम उनको वेतन नहीं दे रहे हैं, ताकि हिंदू मतदाता जो अलग और बेहतर पॉइंट आपने बताया सर, वो हमसे खुश हो। बिल्कुल रमनीश जी, इसी से जुड़ा सवाल जिसका जिक्र अवधेश सर ने किया कि क्या एक अलग तरह की एक कोशिश है कि एक तरफ ये दिखाना कि देखिए मुस्लिम जो संगठन है या इमाम, उनको सैलरी नहीं मिल रही, लेकिन हम पुजारियों को ये वादा कर रहे हैं कि उनको हम दिया जाएगा। अपना वोट बैंक बेस बढ़ाने की कोशिश भी आम आदमी पार्टी कर रही है। और क्या आम आदमी पार्टी को डर है कि मुस्लिम वोट बैंक उससे छिटक सकता है कांग्रेस जब और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है? देखिए, मुझे लगता है आयुष जी, इस बार अरविंद केजरीवाल जी की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने आरोप लगाया था कि 12% कम से कम दिल्ली का जो वोटर लिस्ट से नाम है इधर से उधर किया जा चुका है। लेकिन इधर से उधर वोटर लिस्ट में का नाम इधर से उधर नहीं हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है इस बार, अरविंद केजरीवाल जी का कॉन्फिडेंस जो है इधर से उधर हो चुका है। पहले जो है ये समझते थे कि भारतीय जनता पार्टी इनको कड़ी टक्कर दे सकती है या देती आ रही है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि 7 में 7 जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। इस बार इनको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी हमको बहुत बड़ी टक्कर दे सकती है। फिर प्रश्न आता है कि आज पुजारियों को इन्होंने वायदा किया है कि 18,000 रुपया जो है वेतनमान के रूप में हम महीने देंगे, लेकिन इनके वायदों पे बिल्कुल भरोसा होना चाहिए। लेकिन वादों पर, इनके वादों को कैसे भरोसा किया जाए, जबकि ये बात सच है कि आज हम देख रहे हैं कि इमामों को इन्होंने पहले घोषणा किया था कि हम 15,000 रुपया वेतनमान इन्होंने दिया भी, लेकिन आज कई महीनों से या सालों से हम कहें तो इमाम को वेतन इन्होंने दिया नहीं है। तो केजरीवाल जी, वायदों का पिटारा आपके पास है, और वायदा तो आप पंजाब से लेकर के दिल्ली तक वायदा तो आपने दिया ही। आपने किसानों के लिए वायदा किया कि हम पराली जलाने के बाद जो है कोयला निकालेंगे, उससे बिजली का उत्पादन करें। क्या किसानों के लिए आपने कोयले का उत्पादन भी पराली से हुआ, या आपने बिजली का उत्पादन पराली से किया? फिर आपने वायदा किया था कि 1,000 रुपया पंजाब की जो महिलाएं हैं उनको हम देंगे। क्या आपने उन वायदों को पूरा किया? आपने वायदा किया अभी कि 2100 रुपया संजीवनी योजना के तहत हम महिलाओं को दिल्ली में देने जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो इस बात को नकार रहा है। उनके पास तो कहना है कि हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन आया ही नहीं जी। फिर उसके बाद फिर आपने वायदा किया था, सबसे बड़े वायदे इनके थे कि शिक्षा मॉडल हमारे देश का सबसे बड़ा मॉडल कहलाएगा, दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है। ये वादे असरदार तो हो जाते हैं कई बार। हिमाचल में भी कांग्रेस वादे पूरा नहीं कर पा रही है रमनीश जी, हिमाचल में भी कांग्रेस वादे पूरा नहीं कर पा रही है। अर्थव्यवस्था की स्थिति हम देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन वादों से कांग्रेस सत्ता तक तो पहुंची गई। लड़ाई वादों की तो है, कन्विंस करने की तो है। पूरा करने वाला फैक्टर बिल्कुल जो आप कह रहे हैं बिल्कुल उसमें वजन दिखता है, लेकिन वो तो बात की बात है, चुनाव के बाद की बात है।
नहीं, चुनाव के बाद की बात नहीं है। चुनाव से ये जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपने जो वायदे बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए किया, या रोहिंग्या मुसलमानों के लिए किया, या वक्फ बोर्ड के लिए किया, इसमें कोई शक नहीं। आपने उन वायदों को पूरा करने का भरसक प्रयास किया है। आपने खूब बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ पे बसाया है। सालिमपुर की बात करें, शहादरा की बात करें, ओखला की बात करें, शाहीन बाग की बात करें। जब आपने सीए और एनआरसी का विरोध करने में अरविंद केजरीवाल भी बहुत मुखरता से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से जवाब किया। लेंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही न हुआ हो, लेकिन ऐलानों की झड़ी लगी हुई है और इसी पर लगातार सियासत हो रही है। देवमोहन जी, सवाल ये भी है कि जो वादा आपने किया, आपकी पैरेलल स्टेट में सरकार है पंजाब में, वहां पर उसको इंप्लीमेंट करके आप एक एग्जाम्पल भी तो सेट कर सकते थे कि देखिए हम यहां पर कर रहे हैं, यहां पर भी कर देंगे, ये जनता को कन्विंस करने के लिए। दूसरा, एलजी ने जो लेटर लिखा उस पर भी आप जवाब दीजिए। देव जी, देखिए, ये तो कहने की बातें हैं कि पैसा कहां से आएगा, ये कहां से होगा। हमने जब बिजली और पानी के बारे में बात की थी, तो आपको पता है भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही थी? भारतीय जनता पार्टी का एक एक प्रवक्ता, एक एक नेता आके कहता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, पैसे कहां से आएंगे। जब हमने पानी की बात की तो भी इन्होंने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, पैसे कहां से आएंगे। जब हमने कहा कि महिलाओं को फ्री में बस यात्रा देंगे, तो ये सब लोग आ गए, कहने लगे कि भाई पैसा कहां से आएगा, कैसे होगा। फिर इन्होंने बुजुर्गों की जब हमने तीर्थ यात्रा करानी शुरू की, तब भी इन्होंने यही बात कही कि भाई पैसा कहां से आएगा, कैसे हो सकता है। बच्चों की अच्छी उच्च शिक्षा देने की बात की तो भी ये यही कहते थे। अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त, इलाज मुफ्त की बात की तो भी ये यही कहते थे कि पैसा कहां से आएगा। आया ना। दिल्ली की जनता को पता है कि अरविंद केजरीवाल यदि जीतेंगे तो ये सारी चीजें जो वादे वो करके आए हैं वो पूरा करते हैं। इसी भरोसे की वजह से डगमगाई हुई है दोनों पार्टी। इनको सिर्फ डर लगता है। और ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल, इनके बड़े नेता बोल रहे हैं कि मेरा सवाल क्या था, आप एक राज्य में आपकी फुल प्रूफ सरकार है, वहां कोई दखल वाला मामला नहीं है, वहां पर आप ये कर देते, या जो वादे आपने किए थे 1111 देने का वादा, उसे वहां लागू कर देते, आप जनता को बिल्कुल करेंगे। हाँ। देखिए बिल्कुल करेंगे। हम उतनी देरी दिल्ली में भी होगी अगर आप सरकार में आए, फिर जितनी नहीं होगी ना। मैं वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सारी चीजों के इम्प्लीमेंटेशन में, भाई बिजली हमने हाफ कर दी थी शुरू में ही, लेकिन 4 साल लगे बिजली माफ करने में। लगे ना। हम अपना हम 5 साल का मैनिफेस्टो दे रहे हैं पंजाब में, तो 5 साल में करेंगे। यहां पे हम सारी चीजें जो कहते आए करते आए, अब हमारी स्कीम्स है ये। हम शुरुआती दौर में आते ही महिलाओं को कन्विंस करने वाले इशू पर ही देवो जी विपक्ष का भी सवाल है कि कन्विंस आप कैसे करेंगे। एक तरफ आप ऐलान करते हैं, दूसरी तरफ विभागीय एक नोटिफिकेशन आ जाता है, एडवर्टीजमेंट आ जाता है कि ऐसा कोई योजना है ही नहीं ऐसी। कन्विंस कैसे करेंगे? ये तो फर्जीवाड़ा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी अपना घोषणा पत्र देती है, उसमें सरकार के सेक्रेटरी तो कह ही देंगे कि इसमें क्या है। सरकार के सेक्रेटरी से क्या, हम जीतेंगे तो हम ये करेंगे। ठीक है धनंजय जी, सवाल ये है, एक पैटर्न देखा गया, जो भी सिटिंग गवर्नमेंट इस तरह का ऐलान कर रही है, उस सिटिंग गवर्नमेंट को एज मिला है। मध्य प्रदेश में हमने देखा, महाराष्ट्र में हमने देखा, झारखंड में भी हमने देखा, जहां इंडिया ब्लॉक की सरकार। क्या एक दबाव बीजेपी पर नहीं बन रहा है? दूसरा, जिस वोट बैंक को साधने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है, मुख्यतः माना जाता है कि हिंदुत्व वाला वोट बैंक जो है वो बीजेपी के साथ रहा है। हालांकि दिल्ली विधानसभा में एक एक्सेप्शन जरूर दिखता है, इसके बावजूद क्या ये डर रहेगा बीजेपी को, दबाव रहेगा बीजेपी पर ऐलान जो किया गया है? आयुष जी, जिन सरकारों की आपने बात की, जो हमारे सरकारें हैं, वो पीटीआई है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है सरकार का, और सरकार लगातार काम कर रही है। केजरीवाल जी के बारे में कहते हैं केजरीवाल नहीं फर्जीवाल है। और आप देखिए, जो आप दिल्ली जल बोर्ड के एक करके उठाते हैं, 600 करोड़ प्लस रेवेन्यू, 72,000 करोड़ के नुकसान में, ये पैसा किसका है? आप देखिए, दिल्ली सरकार ने 10,000 करोड़ का लोन के लिए लिखा है, हाई इंटरेस्ट लोन पर, ईपीएफओ से लेकर तमाम जगह से ले रहे हैं, कोई तनख्वाह देने के पैसे नहीं। जब कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ, पूरे देश में किसी ने नहीं कहा कि हम तनख्वाह नहीं दे पाएंगे। दिल्ली सरकार ने कहा कि अगर आप शराब का रेवेन्यू नहीं आएगा, एक्साइज रेवेन्यू नहीं आएगा। मैं इंप्लीमेंटेशन पे नहीं पूछ रहा हूं आपसे, मैं वही पूछ रहा था रमनीश जी से, वही मैं कह रहा हूं, ये तो चुनाव जीतने की लड़ाई है ना। जैसे हिमाचल में अभी कांग्रेस भले नहीं कर पा रही हो, लेकिन कांग्रेस सत्ता में है, उसकी कीमत, उसका नुकसान अर्थव्यवस्था पर, उसका बोझ, सारी चीजें सेकेंडरी हैं। ये तो चुनाव तक की लड़ाई है।
नहीं देखिए आयुष जी, दिल्ली की जनता जानती है कि दिल्ली रेवेन्यू सरप्लस स्टेट रहा है। आज दिल्ली भारी लॉस में। जब हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल में देखिए पेट्रोल डीजल सबसे महंगे हो गए। वहां कर इसके कांग्रेस के नेता को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहना पड़ा कि वही अनाउंसमेंट करो जो आप कर पाते हो। कर्नाटका में देखिए सरकार ने तमाम कोई योजना लागू नहीं कर पा रही है। उसी तरह से पंजाब में कोई योजना लागू नहीं कर पा रही है। दिल्ली में आप देखिए इमामों की तनख्वाह नहीं जा पा रही है, दिल्ली की सड़कें नहीं बन रही हैं, बच्चों की मौत। शिवम भगत जी, ये बीजेपी की तरफ से भी अनाउंसमेंट किए जाएंगे, कांग्रेस अनाउंसमेंट की लड़ाई में कहां है? मैनिफेस्टो तो प्रिपेयर हो रहा है, वो आपको बहुत जल्द दिख जाएगा कि हमारे मैनिफेस्टो में हम क्या प्रॉमिस कर रहे हैं। लेकिन आप महाराष्ट्र में, हरियाणा में एक दिक्कत आई कि कांग्रेस ने वादे तो किए लेकिन वादों का पन्ना जनता तक पहुंच नहीं पाया। दिल्ली में देरी तो नहीं हो जाएगी? देखिए अभी तो चुनाव अनाउंस भी नहीं हुआ, बहुत टाइम है। और हमारे पास भी, जैसे इन्होंने बोला, हमारे पास तो प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड है 15 साल का शीला जी की सरकार का। और उसके पहले भी जब असेंबली नहीं होती थी, काम तो 1970-80 से शुरू हो गया था। मेरे अपने दादाजी एमपी और यूनियन मिनिस्टर होते थे उस टाइम पे। तो इतना काम तो दिल्ली में तब से हो रहा है। प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड उसको कहते हैं। लेकिन मैं हरियाणा, ये हिमाचल का आपको जवाब देना चाहता हूँ कि हिमाचल में हमने वायदे करे, लेकिन आपने देखा कि जैसे ही सरकार बनी तो हिमाचल में कितना बड़ा वो बाढ़ आया, कितनी बड़ी नेचुरल कैलामिटी हुई, कितना नुकसान हो गया पूरे स्टेट का। तो उसमें केंद्र से हमें कोई सहायता नहीं मिल रही है। तो स्टेट को वापस बढ़ाने के लिए हम आम आदमी पार्टी की तरह मेरे पास वक्त कम है, थोड़ा सा माफी चाहूंगा शिवम जी, वक्त कम है। अवधेश सर, इसका असर क्या होगा दक्षिणा पॉलिटिक्स का? बहुत संक्षेप में, वक्त कम है सर। देखिए, दिल्ली सरकार ने पहले भी घोषणाएं की हैं और उसका दुष्परिणाम दिल्ली को भुगतना पड़ा है। इस विषय पर बहस नहीं हो रही कि दिल्ली पूरा कोलैप्स कर चुका है केजरीवाल जी के शासनकाल में। एक भी सड़क पर आप गाड़ी से चलेंगे तो आप लगातार जो जितने उठा पटक है, जितने गड्ढे हैं, आप सीधे नहीं चल सकते हैं। केवल लुटियंस जोन का थोड़ी सी जगह छोड़ दिए। जितने फुट ओवर ब्रिज बने हुए हैं, आप अगर मेट्रो से उतरेंगे, मैंने स्वयं इसको सर्वे कर, एक भी फुट ओवर ब्रिज इस समय खतरे से बाहर नहीं है। किसी की पिछले लंबे समय से, जब से इनकी सरकार है, पेंट तक नहीं हुआ है। सड़कों के किनारे आप देखेंगे किसी सड़क पर इतने साल में पेंट तक नहीं हुआ। जो वादे किए जा रहे हैं, क्या उसकी कीमत, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजें हैं? रमनीश जी, इससे हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे से आप देख रहे हैं या इकोनॉमिक्स वाले पहलू से देख रहे हैं आप, जो ऐलान किया गया है? देखिए ये इसमें देखिए सीधे मुझे लगता है केजरीवाल जी ने पहले इमामों के लिए और मौलाना के लिए जो ऐलान किए थे, उनको लगता है कि इस बार हिंदू को कैसे, हिंदू वोटर जो हैं उसको कैसे पोलराइज किया जाए। और ये बहुत बड़ी संख्या है, बहुत मंदिरों की संख्या है यहाँ पे, पुजारी जो हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं लुभाने की एक कोशिश की जा रही है। लेकिन इन्होंने जो वायदे किए थे वो है वक्फ बोर्ड से। वक्फ बोर्ड से इन्होंने कहा था तन मन धन से हम आपके लिए लगे रहेंगे, और आज भी लगे हुए हैं। इसलिए आप देखिए कि उन्हीं के तर्ज पे चल रहे हैं।